अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा पार्ट 5 है दैट इज़ यूनियन एग्जीक्यूटिव उसको पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में यूनियन, ठीक है, पार्ट 5 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जो हमारे पास इसमें आर्टिकल्स आते हैं वो आर्टिकल 52 से लेके 151 तक हैं। ठीक है, तो हम आज प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। सब कुछ जितना भी अरिहंत में दे रखा है वो सब कुछ हम आज प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कहाँ कौन से आर्टिकल में बात करी गई है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब प्रेसिडेंट का ऑफिस होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ये किस आर्टिकल में बात की गई है? ये बात करी गई है आर्टिकल 52 में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगर कि प्रेसिडेंट को और क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट को बोला जाता है हेड ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है, ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्हें बोला जाता है सिंबल ऑफ यूनिटी। ठीक है, एकता के सिंबल। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब बेसिकली होता है जब आपके कुछ प्रिंसिपल्स हों। ठीक है, आप जब ऑनेस्टी से कुछ काम करो। ठीक है, इंटीग्रिटी। और नेक्स्ट आ जाता है आपका सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी का मतलब क्या होता है? जब एक ग्रुप ऑफ पीपल दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को सपोर्ट करे। ठीक है, वो वाली चीज़। तो सिंबल कंसिडर किया जाता है इनको यूनिटी का, इंटीग्रिटी का और सॉलिडारिटी का। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, हेड ऑफ इंडियन स्टेट माना जाता है इनको। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट कि प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन की बात, क्वालिफिकेशन की बात, क्वालिफिकेशन, तो ये आर्टिकल 58 में बात की गई है। अब याद कैसे रखोगे? देखो, अगर आप क्यू में देखो ना तो क्यू में भी एक तरह का एड ही छिपा हुआ है। ठीक है, तो बस इस तरह से याद रख लेना। क्वालिफिकेशन की बात आर्टिकल 58 में की गई है। अब क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है? पहली बात तो कि वो सिटीजन हो, कहाँ का? इंडिया का। दूसरी चीज़ 35 ईयर्स की एज हो उसकी। तीसरी चीज़ कि वो लोकसभा के इलेक्शंस के लिए, लोकसभा के इलेक्शंस के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, और फोर्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तीन चीज़ें चाहिए हमें और ये नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो बेसिकली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए उसकी, चाहे किसी सरकारी स्कूल में पियोन ही हो वो भी छोड़नी पड़ेगी उसको। उसी के बाद वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब इलेक्शन की बात कर लेते हैं कि इनके इलेक्शन होते कैसे हैं। ठीक है, इलेक्शन के ये सबको पता होगा कि डायरेक्टली नहीं होते, कैसे होते हैं? इनडायरेक्टली होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली होते हैं तो इनडायरेक्टली कैसे होंगे? तो इलेक्टोरल, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, कॉलेज के थ्रू इनके इलेक्शन करवाए जाते हैं। अब इलेक्टोरल कॉलेज का क्या मतलब है? ठीक है, अगर हम वो समझने की कोशिश करें कि इलेक्टोरल कॉलेज का क्या मतलब है, तो बेसिकली इसको इस तरह से समझो कि मान लो ये कॉलेज है, कॉलेज मतलब ये ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, अब इस कॉलेज में कौन कौन होंगे, इस ग्रुप ऑफ पीपल में कौन कौन होंगे जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करेंगे? ठीक है, तो कौन कौन होंगे इसमें? इसमें पहले तो आ जाएंगे इलेक्टेड मेंबर्स। याद रखना मैंने क्या बोला, मैंने कहा इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, मैंने कहा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ठीक है, प्लस राज्यसभा। इलेक्टेड मेंबर्स की बात कर रही हूँ मैं। इलेक्टेड मेंबर्स के अलावा कोई भी अगर और मेंबर है तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा प्लस
जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं ना, उनके भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी इलेक्टेड मेंबर सिर्फ, प्लस 2 यूनियन टेरिटरीज के इलेक्टेड मेंबर्स। कौन कौन से? आपकी दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, अभी के टाइम में JNK का कोई प्रोविज़न नहीं है इसमें कि वो पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे, पहले था अब नहीं है। ठीक है, चलो ये समझ आ गया कौन कौन पार्टिसिपेट लेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स की बात करी है, जो ये होते हैं ना कि खुद से 12 मेंबर्स अपॉइंट करने, ठीक है, नॉमिनेट करने, वो नहीं आते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जो, ठीक है, किसी भी असेंबली के वो पार्टिसिपेट नहीं करते। अब कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए? ठीक है, तो जो प्रोसेस यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, एक तो पहली चीज़ तो ये कि भाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है ना। क्या मतलब होता है समझाऊंगी अभी, पहले आप ये समझो कि प्रोसेस है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, और जो सीक्रेट बैलेट होता है उसके थ्रू वोट होता है, कोई EVM मशीन के थ्रू वोट नहीं होता। ठीक है, सीक्रेट बैलेट का मतलब एक डब्बा होगा, ठीक है, उसके अंदर यहाँ से पर्चियाँ डालते रहो, बाद में डब्बा खोल के चेक कर लिया जाएगा। बस ऐसे सिंपल प्रोसेस है बिल्कुल। ठीक है, अब चलो पहले थोड़ा और आगे समझते हैं। उसके बाद आ जाता है कि इसमें आपके है वोट ऑफ वैल्यू ऑफ वोट। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MLA। ये हमने अभी बात करा ना कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स भी पार्ट लेंगे। तो एक MLA लेजिस्लेटिव असेंबली में और कौन होता है? मेंबर ही होते हैं। ठीक है, हमारे स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे आई बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश, तो उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, 63 MLAs हैं उस लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, ऐसे तो एक MLA की वोट की वैल्यू क्या होगी वो समझो। जो स्टेट की टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन है अपॉन, ठीक है, जितने टोटल इलेक्टेड MLAs हैं, ठीक है, इंटू 1/1000। ठीक है, ये होगी वैल्यू ऑफ 1 MLA, वोट ऑफ 1 MLA। ठीक है, मान लो किसी स्टेट की पॉपुलेशन आपकी 60,000 है, ठीक है, और उस स्टेट में, या फिर ऐसे कर लो 6 लाख है, 6 लाख है ना, 60,000 कम हो जाएगी, और उस स्टेट में 60 MLA है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में, 60 MLA है, तो आप इंटू 1/1000 कर दोगे। ठीक है, तो जो 10 होगी वो होगी आपके एक MLA के वोट की वैल्यू। ठीक है, ऐसे समझो उसको। अब अगर बात करें कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MP, जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, ठीक है, उनके वोट्स की वैल्यू क्या होगी? तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल MLAs, जितने भी देश में MLAs हैं सभी स्टेट के, ठीक है, सभी स्टेट्स के, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MPs। ठीक है, जो कि आज के टाइम में देखो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल MLAs, जैसे यहाँ हमने देखा कि एक MLA की वोट की वैल्यू कितनी आ गई थी? 68 आ गई थी ना। ठीक है, उसके सॉरी 10 आ गई थी ना। तो बस ऐसे 10 + 10 करते करते हमारा जितना भी आया, मान लो हमारा बन गया, ऐसे करते करते 3000 ले लो, 3000 या 30,000 ले लो, चलो ठीक है, एग्जाम्पल ही लेना है हमने। तो फिर इसकी जगह हम 30,000 पुट कर देंगे, और नीचे टोटल मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MPs, हमारे कितने टोटल इलेक्टेड MPs हैं? 543 होते हैं। ठीक है, लोकसभा में इलेक्टेड MPs ही जाते हैं ना,
तो बस फिर इसको डिवाइड कर दो, जो आ गया वो एक MP के वोट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब देखो कि ऑल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर मान लो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई झगड़ा हो गया, झगड़ा नहीं मतलब कुछ वार्तालाप हो गया कि नहीं यहाँ पे गड़बड़ हुई है या कुछ ऐसा वैसा हुआ है, ठीक है, तो वो कौन डिसाइड करेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ था, ठीक है। ऑब्वियसली बात है सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, ठीक है। तो ऑल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज एडजुडिकेटेड, ठीक है, एक वर्ड यूज हुआ है इसमें, एडजुडिकेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो एडजुडिकेटेड का मतलब होता है उस चीज़ में जो फैसला सुनाना है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी फैसला। अब अगर आपको प्रेसिडेंट के रूप में खड़े होना है ना, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए खड़े होना है, ठीक है, तो 50 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए, ठीक है, जो प्रपोज करे कि हाँ इस बंदे को खड़ा कर दो इलेक्शन के लिए, ये प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है। और 50 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए, ठीक है, जो कहें कि हाँ भाई ठीक है हम अग्री करते हैं, तभी आप प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए खड़े हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कितना पैसा देना पड़ता है आपको इलेक्शन में खड़े होने के लिए, तो आपको 15,000 रुपीज़ RBI को सबमिट करवाने पड़ते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है ये बेसिकली, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। RBI को सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना पड़ता है 15,000 रुपीज़ का। उसके बाद आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हो, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई होगी कि 50 मेंबर्स जब आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है, कि हाँ इस बंदे को खड़ा कर दो, और 50 उससे अग्री करेंगे, तभी आप खड़े हो सकते हो इलेक्शंस के लिए, ठीक है। अब इलेक्शन समझ लें इसका कि भाई क्या क्या है ना, समझ लेते हैं चलो। 3 कैंडिडेट है हमारे पास, A, दूसरा कैंडिडेट है हमारे पास B, तीसरा कैंडिडेट है हमारे पास C। ये 3 कैंडिडेट्स इलेक्शन के लिए खड़े हुए, ठीक है। अब मान लो जो मेंबर्स हैं वोट कैसे करेंगे, पहले कैंडिडेट्स को, इसमें ना प्रेफरेंसेस होती है। ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है कि प्रेफरेंस होगी, जैसे मैंने वोट करना है तो मैं कैसे वोट करूँगी, मैं बोलूँगी कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है A, मेरी सेकंड प्रेफरेंस है C, और मेरी थर्ड प्रेफरेंस है B, ठीक है। अब कोई दूसरा बंदा है, उसने बोला कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है B, मेरी सेकंड प्रेफरेंस है A, मेरी थर्ड प्रेफरेंस है C। ऐसे प्रेफरेंस करके हर बंदा वोट करता है, ठीक है। जितने जितने मेंबर खड़े होंगे ना उन सबको प्रेफरेंस में मतलब ऑर्डर में लगाना पड़ेगा कि मैं पहले प्रेफरेंस इसको दूंगा कि ये बने, मैं दूसरी इसको दूंगा कि ये बने, ठीक है, ऐसे करके। अब मान लो कि A को मिल जाते हैं कितने वोट्स, 800 वोट, ठीक है। B को मिल जाते हैं कितने वोट्स, 1000 वोट, ठीक है। और C को मिल जाते हैं आपके मान लो 1500 वोट। पर ये हुआ कैसे, देखो हम काउंट करेंगे कि कितने लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस A है, तो हमने देखा कि भाई 8 लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस, सॉरी 800 लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस कौन है, A है, ठीक है। तो उसके बाद होगा क्या, हमने बोला चलो ठीक है भाई। अब जैसे ही हमने देखा कि 1000 लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस B है, ठीक है, वैसे ही जिन लोगों की जो A की वोट्स है ना वो B को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम काउंट करेंगे C की वोट्स, और जैसे ही हमने देखा कि भाई 1500 लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस C है, तो वैसे ही जो B और A दोनों की वोट्स थी ना वो A को ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ठीक है। और फिर A हमारा आके विनिंग कैंडिडेट के रूप में सामने आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके प्रेसिडेंट होता है उनके इलेक्शंस होते हैं, मतलब बेसिकली इसमें वोट्स ना ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जो कैंडिडेट हार चुका होता है। जैसे ये फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं आया, ठीक है, तो फिर प्रेफरेंस इनकी वोट्स इसके पास चली गई, ठीक है, जो इससे आगे वाले हैं, मतलब जिसको ज़्यादा वोट मिल रही है उसके पास चली जाएंगी वोट्स, फिर इनकी इसके पास चली जाएंगी, और फाइनली लास्ट में एक बंदा चुन के आ जाएगा। अब देखो अगर आर्टिकल 59 को समझो, अभी तक हमने क्या क्या आर्टिकल देखे, 52 देखा,
ठीक है, जिसमें ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करी थी, 58 देखा, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करी थी। अब हम आगे 59 पे। आर्टिकल 59 कंडीशंस देता है प्रेसिडेंट के ऑफिस की, ठीक है। क्या क्या कंडीशन देता है आर्टिकल 59 की? जो अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है, ठीक है, तो अ पर्सन शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। मान लो आप कोई मंत्री हो, ठीक है, आप स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर भी नहीं हो सकते, ठीक है। पार्लियामेंट में किसी भी हाउस के, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, के मेंबर्स भी नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरी चीज़ कि वो सरकारी नौकरी पे नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ उनको जो सैलरी वगैरह है, इमोल्यूमेंट्स होता है सैलरी, ठीक है, सैलरी वगैरह है, अलाउंसेस हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, और जो प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होगी, कितने अलाउंसेस मिलेंगे, कितनी प्रिविलेजेस मिलेंगे, ठीक है। और जब जो उनका टर्म होता है ना प्रेसिडेंट का, जैसे 5 ईयर का टर्म होता है, इस 5 ईयर के टर्म के अंदर ये जो सैलरी अलाउंसेस और प्रिविलेजेस हैं, इनको कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद चाहे आप चेंज ला सकते हो, बट जब तक प्रेसिडेंट 5 साल तक है वो वाला प्रेसिडेंट, तब तक आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो ओथ होती है प्रेसिडेंट की, ओथ होती है जो प्रेसिडेंट की, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करवाते हैं। और अगर मान लो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके प्रेजेंट ना हो, मतलब अब्सेंट हो, तो जो भी सुप्रीम हाईएस्ट जज होता है, मतलब हाईएस्ट जज होता है, हाईएस्ट सीनियर जज होता है, मतलब जो सीनियर मोस्ट जज होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद, ठीक है, वो करवाएंगे फिर आपकी ओथ। ये किसके अकॉर्डिंग है? आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग। याद रखना टफ नहीं होगा, है ना। 60 यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी O, तो ऐसे करके, ठीक, ये समझ आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें टर्म ऑफ ऑफिस की, तो 5 साल का टर्म होता है इनका, ठीक है। आर्टिकल 56 के अकॉर्डिंग है ये, आर्टिकल 56 के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या बोला इन्होंने? टर्म कितना होगा? 5 ईयर्स का। और और क्या क्या बोला गया है इसमें कि अगर उनको रिज़ाइन करना है तो वो अपना रिज़ाइन किसके पास देंगे? ठीक है, अपना रिज़ाइन वो वाइस प्रेसिडेंट के पास देंगे, ठीक है। अब हम इम्पीचमेंट प्रोसेस की अगर इनके बात करें कि अगर आपको प्रेसिडेंट को उनकी पोजीशन से हटाना है, यहाँ पे ऐसे याद रख लेना ना, आर्टिकल 56 में क्या आ रहा है? 6, और जो इनका टर्म होगा वो भी कैसा होगा? फिक्स। तो 6 फिक्स 5 ईयर का टर्म है इनका, ठीक है। मतलब आर्टिकल याद रह जाते हैं, ऐसे थोड़े बहुत ट्रिक्स लगा लेनी होती है। उसके बाद आता है आपका इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस। पहले तो एक चीज़ याद रखना, इम्पीचमेंट का मतलब रिमूवल ही होता है, ठीक है, कि उनको उनकी पोजीशन से हटाना। पर सिर्फ प्रेसिडेंट एक इकलौते पर्सन है जिनके लिए इम्पीचमेंट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ हुआ है, ठीक है। प्रेसिडेंट के अलावा ऐसे कोई भी पर्सन नहीं है जिनके लिए इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ हुआ हो। इम्पीचमेंट का प्रोसेस इनका आर्टिकल 61 में दिया गया है, ठीक है। इनको इम्पीच किया जा सकता है, इनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसा कर दें जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, तभी इनको इनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है, ठीक है। अब देखो, बहुत ध्यान से समझ के चलना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हो। आप ऐसा समझ लो कि ये आपकी लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा, और ये आपकी राज्यसभा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो इनको इम्पीचमेंट करने का जो प्रोसेस इनिशिएट करना है ना, मतलब चार्ज लगाना है कि हाँ भाई इस बंदे ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया, वो किसी भी हाउस में लग सकता है, लोकसभा भी लगा सकती है चार्ज और राज्यसभा भी लगा सकती है चार्ज, ठीक है। पर मान लो, हम मान के चल रहे हैं कि लोकसभा ने चार्ज लगाया, ठीक है, चार्ज लगाया, तो सिर्फ और सिर्फ आपको चार्ज लगाने के लिए ही जो स्ट्रेंथ है ना जितनी भी, ठीक है, उसके 1/4 मेंबर्स साइन करने चाहिए। जैसे हम मान के चलें कि हमारे लोकसभा में, मान रही हूँ मैं जस्ट, ठीक है, हमारे लोकसभा में 400 मेंबर है, ठीक है, तो 400 का 1/4 मतलब 100 मेंबर्स जब चार्ज लगाएंगे, ठीक है, तभी उस चार्ज को वैलिड माना जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट को 14 डेज़ का नोटिस दे दिया जाता है कि हाँ, अगर इस 14 डेज़ के अंदर अगर आप प्रूव करना चाहो कि यू आर भी आपने कुछ नहीं किया है, ठीक है, यू आर नॉट गिल्टी या ऐसा कुछ भी, तो फिर आप कर सकते हो। उसके बाद अब
चार्ज लगा दिया इन्होंने। चार्ज के लिए कितना चाहिए था, 1/4 चाहिए था। लोकसभा में चार्ज लगाया। अब जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो इस चार्ज को अगर 2/3 टोटल मेंबर्स का 2/3, ठीक है, से इस चार्ज को पास कर दे तो ये चार्ज जाता है कहाँ पे, दूसरे हाउस में। जिस हाउस ने चार्ज लगाया, ठीक है, उस हाउस को तो हम बोलते हैं चार्जिंग हाउस। और जिस हाउस में चार्ज गया इन्वेस्टिगेट होने के लिए उसे हम बोलेंगे इन्वेस्टिगेटिंग हाउस, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। अब चार्ज लगाने के लिए 1/4 मेंबर की मंजूरी चाहिए थी, मतलब 100 मेंबर्स की मंजूरी चाहिए थी। और उस चार्ज को सही है या नहीं, जब तक ये हाउस कैसे बताएगा कि चार्ज सही है या नहीं, अगर टोटल मेंबर्स के 2/3 हाँ कर दे। जैसे 400 मेंबर्स थे ना हमारे, तो 400 का 2/3, ठीक है, ये प्रॉपर कटेगा नहीं, 800/3 अराउंड 266 मेंबर्स, ठीक है। अगर इस चार्ज को हाँ बोल देते हैं, साइन कर देते हैं कि हाँ ये चार्ज सही है, तो ये चार्ज चला जाएगा फिर कहाँ पे, इन्वेस्टिगेटिंग हाउस, मतलब दूसरे हाउस में, ठीक है। अब इन लोगों ने भी अगर, जो दूसरा हाउस है, ठीक है, इन लोगों ने भी अगर इस चार्ज को, ये इन्वेस्टिगेट करते हैं पहले, ठीक है, और राज्यसभा की स्ट्रेंथ आप मान लो 300 है, मान लो, ठीक है, अगर इन लोगों ने भी 2/3 मेजोरिटी से इस चीज़ को पास कर दिया, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी से इस चीज़ को पास कर दिया, मतलब 200 मेंबर्स ने बोल दिया कि हाँ भाई चार्ज सही है, तो प्रेसिडेंट को उनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है, ठीक है। पर अब तक कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ है, मतलब अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट को उसकी पोजीशन से नहीं हटाया गया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। ये तो था सब इम्पीचमेंट प्रोसेस, किस में, आर्टिकल 61 में, ठीक है। देखो 1 ना, तो बस यहाँ पे भी 1 है, ऐसे समझ लेना, ऐसे याद रख लेना, मतलब। उसके बाद अगर हम वैकेंसी की बात करें, वैकेंसी, ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 62 आ जाता है। वैकेंसी मतलब जब जगह खाली हो जाए, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी किन किन कंडीशंस में हो सकती है, पहले तो वो देखो। अगर मान लो प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो एक्सपायर हो जाए, ठीक है, 5 इयर्स हो गए, मतलब तब वैकेंसी हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर वो रिजिग्नेशन दे दे, अपने उससे रिज़ाइन दे दे, ठीक है, या फिर इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू उनको हटा दिया जाए, ठीक है, या फिर उनकी डेथ हो जाए। तीसरी चीज़ कि मान लो वो डिसक्वालीफाई हो जाए, पहले तो वो क्वालिफाइड थे, ठीक है, पर अब वो डिसक्वालीफाई हो गए अपने ऑफिस को और ज़्यादा होल्ड करने में, ठीक है। कैसे हो सकते हैं, मान लो कि प्रेसिडेंट है, कोई 5 साल का टर्म था, अभी उसको 2 ही साल हुआ है, और वो एक एक्सीडेंट हो जाता है, उस एक्सीडेंट में उनकी दिमागी हालत ख़राब हो जाती है, तो नाउ ही इज़ डिसक्वालीफाइड, ठीक है। तो अगर वो डिसक्वालीफाई हो जाए तब भी वैकेंसी खाली हो जाएगी, ठीक है। और जब उनके इलेक्शंस को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए कि मान लो गलत तरीके से हुए थे भाई, है ना, कुछ गड़बड़ की गई थी, तब अब अगर मान लो उनका टर्म एक्सपायर हो जाए, ये वाली वैकेंसी हो, तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है कि जो इलेक्शन होते हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए, वो टर्म को एक्सपायर होने से पहले होनी चाहिए, ठीक है। मान लो अभी टर्म को एक्सपायर होने में टाइम है, ठीक है, 3 मंथ्स है, 2 मंथ्स है, तो तब तक इलेक्शन करवा दो ताकि दिक्कत ना आए बाद में, ठीक है। अगर डिसक्वालीफाई उसके बाद, और अगर वो रिजिग्नेशन के थ्रू या फिर डिसक्वालिफिकेशन के थ्रू, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, डेथ के थ्रू, ठीक है, वैकेंसी होती है, तो फिर जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो आपका प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर हो जाते हैं या फिर ये वाला कंडीशन होती है दोनों में, तो 6 मंथ के अकॉर्डिंग नए प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन करवाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा वो भी 5 साल के लिए रहेगा अपनी सर्विस में, ठीक है। तो ये थे प्रेसिडेंट के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें। उसके बाद और क्या समझने वाला है इसमें, जो हमारे वीवी गिरी थे, ठीक है, वीवी गिरी, वीवी गिरी, इन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे 1969 में इलेक्शन जीते थे। उसके बाद अगर हम बात करें NS रेड्डी की, तो ये क्या थे, ये एक अनअपोज्ड थे, मतलब इनके अपोजिशन में कुछ था ही नहीं, इकलौते ही थे, ये तो जीत गए बस। कब, 1977 में।
उसके बाद अगर हम बात करें जस्टिस हिदायत उल्लाह की, तो पहले एक ही बार हुआ है आज तक हिस्ट्री में कि जो जस्टिस मोहम्मद हिदायत उल्लाह है, ठीक है, ये CGI थे, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इन्होंने प्रेसिडेंट की ड्यूटी निभाई कब? 1969 में, ठीक है। ये एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 2 बार प्रेसिडेंट की ड्यूटी निभाई है, ठीक है, दो दो, और ये दो दो अलग पोजीशंस पे थे उस टाइम में। पहली बार कब हुआ? 1967 में। उस टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, ठीक है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और दूसरी बार ये वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, 1982 में, तब भी इन्हें प्रेसिडेंट बनना पड़ा। 1982 में तब भी इन्हें प्रेसिडेंट बनना पड़ा, ठीक है। अब हम पावर्स देखेंगे किसकी? प्रेसिडेंट की। पावर्स क्या होती है प्रेसिडेंट की? मतलब पावर्स बोल लो, फंक्शंस बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। सबसे पहले आ जाती है हमारी एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर्स, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में बस इतना समझ लो, ठीक है, कि जितने भी पोजीशंस पे अपॉइंटमेंट होती है ना, अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट, गवर्नर की अपॉइंटमेंट से लेके, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट तक, सारी की सारी अपॉइंटमेंट जो है वो आपके प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। जो आपकी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं सारे के सारे, हालांकि उसमें ऑब्वियसली बात है ना, चलती प्राइम मिनिस्टर की है, प्राइम मिनिस्टर की है, बट करते ये पॉइंट है, ठीक है, उनके नाम पे। अगर हम इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें, लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें, ठीक है, तो इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं ये पार्लियामेंट को बुला भी सकते हैं, ठीक है, डिसॉल्व भी कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स आ जाएगी। उसके बाद जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की, कि मान लो लोकसभा राज्यसभा, आओ भाई इकट्ठे बैठो, हमें इस मुद्दे पर डिस्कस करना है। और जो ये हेड किया जाएगा ना, ये हेड किया जाएगा स्पीकर के द्वारा, ठीक है। प्रेसिडेंट का काम सिर्फ बुलाना है। उसके बाद प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं ये, कब एड्रेस करते हैं ये पार्लियामेंट को? फर्स्ट सेशन में। फर्स्ट सेशन में, मान लो कि अभी नए नए इलेक्शन हुए, ठीक है, अभी नए नए इलेक्शन हुए 2024 में, और अब पार्लियामेंट के फर्स्ट सेशन है, ठीक है, तो उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे, ठीक है। अब 2024 चला है, 2025 का जो भी फर्स्ट सेशन होगा ना, उसको भी प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रेसिडेंट मतलब एड्रेस करेंगे, शुरुआत करेंगे बेसिकली उसकी, है ना। तो हर साल जो फर्स्ट सेशन होता है उसकी प्रेसिडेंट शुरुआत करते हैं, और जब भी इलेक्शंस के बाद, नए इलेक्शंस के बाद फर्स्ट सेशन होता है उसको भी प्रेसिडेंट शुरुआत करते हैं, ठीक है। उसके बाद he can appoint any member of the Lok Sabha to proceed over its proceedings when the offices of the both speaker and deputy speaker are vacant। मान लो जो आपके स्पीकर हैं और जो डिप्यूटी स्पीकर है वो अपनी ऑफिस पे नहीं है, वेकेंट है, खाली है उनकी सीट, तो वो प्रेसिडेंट का काम होता है कि वो किसी भी बंदे को बोल सकते हैं कि भाई आप करो मीटिंग को आज प्रोसीड, ठीक है, आप बढ़ाओ आज चीज़ों को आगे, मतलब, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा में भी सेम होता है उनका, किसी को भी वो कर सकते हैं अगर चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन क्या हो, उनकी जगह खाली हो। उसके बाद राज्यसभा में ये 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, और किस बेस पे करते हैं ये? देख के कि उनका लिटरेचर, साइंस, आर्ट या फिर सोशल सर्विस कैसी है, ठीक है। पहले दो मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोकसभा में किए जाते थे, हालांकि वो प्रोविज़न हटा दिया गया है, ठीक है। 104th अमेंडमेंट की गई थी 2020 में, उसके थ्रू अब कोई एंग्लो इंडियन अपॉइंट नहीं होता। उसके बाद कुछ बिल होते हैं, जैसे कि मान लो मनी बिल, मनी बिल, ठीक है, या फिर कोई बिल आ गया, नई स्टेट की क्रिएशन करनी है या स्टेट को डिवाइड करना है, मतलब स्टेट के रिक्रिएशन करनी है, तो इन सब चीज़ों में, इन सब के जो बिल होंगे उनके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है या फिर प्रायर परमिशन की ज़रूरत होती है।
ठीक है, मतलब पहले प्रेसिडेंट को पूछना पड़ता है, तब आप ये बिल पास कर सकते हो। अब उसके बाद देखो, अब कोई नॉर्मल बिल है, वो आप प्रेसिडेंट को अगर दो, क्योंकि प्रेसिडेंट की साइन के बिना तो कोई बिल पास होता ही नहीं है ना। आपने बिल लिया, आपने प्रेसिडेंट को दिया, ठीक है, साइन करने के लिए, पास करवाना है वो बिल बेसिकली आपको। तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है कि प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं। या तो वो बिल पे अपना असेंट दे दें, मतलब मंजूरी दे दें, या फिर रोक रखें बिल को अपने पास ही, ठीक है, या फिर बिल को वापस कर दें और बोलें कि भाई इसको दोबारा रिकन्सिडर करो, मतलब दोबारा से ध्यान दो इस पर, मुझे इसमें थोड़ी थोड़ी गड़बड़ लग रही है। बट अगर जो पार्लियामेंट है दोबारा उसी बिल को प्रेसिडेंट को भेजे, ठीक है, दोबारा से, तो बिना किसी चेंजेस के या फिर चेंजेस करके, डजेंट मैटर, तो प्रेसिडेंट को मंजूरी देनी ही पड़ती है। मतलब प्रेसिडेंट दूसरी बार अपने पास उसको होल्ड करके नहीं रख सकते, ठीक है। तीसरी चीज़, उसके बाद जो प्रेसिडेंट है ना, वो ऑर्डिनेंस पास करते हैं, बेसिकली ऑर्डिनेंस पास करते हैं अंडर आर्टिकल 123। और ये कब करेंगे वो ऑर्डिनेंस पास, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ठीक है। अब मान लो प्रेजेंट सेशन पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट के भी सेशन होते हैं ना, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, ये सब, ठीक है। तो अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो कोई कुछ लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्रेसिडेंट बना सकते हैं, ठीक है, अंडर आर्टिकल 123। अब मान लो प्रेसिडेंट का सेशन, पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो गया, तो सिक्स वीक्स के अंदर पार्लियामेंट को वो लॉ अप्रूव करना पड़ता है। अगर वो अप्रूव नहीं करेगी पार्लियामेंट, तो वो अपने आप डिसमिस्ड हो जाएगा, मतलब अपने आप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। अब हम आ जाते हैं अपने प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर्स भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल पावर्स, देखो, पहली बात तो जो हमने अभी पढ़ा कि जो मनी बिल है उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, उसके बिना आप मनी बिल नहीं ला सकते, मतलब। उसके बाद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ना, जो हमारी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो हमारा बजट होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड यूज़ हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो हमारी। ये पेश कौन करता है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं। पर ये बनाता कौन है, ये बनाते हैं हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी। और इन फाइनेंस सेक्रेटरी को जो अपॉइंट करते हैं वो आपके प्रेसिडेंट ही होते हैं, ठीक है। इसीलिए इट इज़ कंसिडर्ड कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लाने का जो काम है ना, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे हम। कंटिंजेंसी कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, उससे जो पैसा है वो निकालने की परमिशन प्रेसिडेंट ही देते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, फाइनेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट करते हैं 5 सालों के लिए, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट क्या, फाइनेंशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट पे। जुडिशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, तो पहला जो हमें पता है, जो आपके जज होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है आपके, और जो आपके हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं ये, ठीक है। हालांकि उन्हें एडवाइस लेनी पड़ती है, ठीक है, बट स्टिल अपॉइंट तो ये करते हैं। उसके बाद अगर प्रेसिडेंट को किसी चीज़ में दिक्कत आए, मतलब डिसीज़न लेने में दिक्कत आए, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। और जो एडवाइस पहली बारी मान लो प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट का मन नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी, ठीक है। पर जब दूसरी बार ये मांगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को देनी ही पड़ेगी। पर ये जो एडवाइस होगी ये प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होगी, ज़रूरी नहीं है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया वैसा ही करना पड़ेगा ना, वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे, अपनी सूझबूझ से करेंगे, ठीक है। ये हमारे आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग है। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास बहुत सी पावर्स होती है, जैसे कि पार्डन, ठीक है,
नेक्स्ट आ जाएंगे आपके रिप्राइव, रिमिशन, रिस्पाइट एंड लास्ट वन इज कम्यूटेशन। ठीक है, इनका मतलब समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, पार्डन का मतलब क्या होता है? पार्डन का मतलब होता है कम्प्लीटली किसी चीज़ में माफ़ कर देना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कम्यूट की या फिर कम्यूटेशन, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो चेंज कैरेक्टर ऑफ, चेंज कैरेक्टर ऑफ, क्या कर दिया मैंने, ये चेंज कैरेक्टर ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या मतलब हुआ इसका? कि मान लो आपको मिली थी फांसी की सज़ा, ठीक है, और आपने बोला कि प्रेसिडेंट जी प्लीज़ इसका कैरेक्टर चेंज कर दो, आप फांसी की जगह मुझे उम्र कैद दे दो। तो मतलब सज़ा का क्या हो गया? कैरेक्टर चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास रिमिशन। रिमिशन यार, रिमिशन, हाँ, रिमिशन आ जाता है नेक्स्ट। मतलब जो टाइम ऑफ सेंटेंस है, टाइम ऑफ सेंटेंस है उसको रिड्यूस कर दो, कम कर दो। मतलब मान लो आपको 20 साल की सज़ा मिली थी, आपने रिक्वेस्ट करी कि इसको 10 साल कर दो। ठीक है, ये रिमिशन का मतलब आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रिप्राइव। ठीक है, पहले रिस्पाइट देख लो फिर रिप्राइव देख लेना। रिस्पाइट का क्या मतलब है आपका? रिस्पाइट का मतलब है कि मान लो कि आप जेल में थे, ठीक है, और आप बीमार हो गए, ठीक है, तो और डॉक्टर ने बोला कि आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा 1 मंथ के लिए, बेड रेस्ट चाहिए आपको। तो जो ये 1 मंथ की जो आपकी पनिशमेंट है ना, ये सस्पेंड हो जाएगी। मतलब 1 मंथ तक आपको कोई पनिशमेंट नहीं है, फिर 1 मंथ तक आप किस पे हो? रेस्ट पे हो। ठीक है, तभी आपने देखा होगा काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ जेल से बाहर आ जाते हैं ड्यू टू हेल्थ रीजन, है ना, कि तबीयत ऐसी है वैसी है वो करके, तो वो रिस्पाइट ही है एक तरह से। उसके बाद आ जाए अगर आपका रिप्राइव, जब तक इन एप्लीकेशंस पे काम चल रहा हो, मतलब मान लो कि आपकी जो फांसी की सज़ा है वो 10 दिनों में है, और आपने, सॉरी 10 डेज में है, और आपने प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट कर रखी है ना, आपने मान लो आपने इसके लिए कम्यूट के लिए रिक्वेस्ट कर रखी है, पर प्रेसिडेंट का अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आपकी जो फांसी की सज़ा है इसको डिले कर दिया जाएगा जब तक आपके प्रेसिडेंट का रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब होता है स्टे ओवर एग्जीक्यूशन। ठीक है, बस ये मतलब था आपका इसका। अब हम आ जाते हैं अपने ये आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग है, बता दिया ना मैंने, ये जो प्रेजेंट की ये वाली पावर है ना, पांचों जो हमने पढ़ी, आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, उसके बाद जब तक प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में है तब तक उनको कोर्ट में नहीं लाया जा सकता वगैरह वगैरह, ये सब तो आपको पता ही होगा ना। लीगल इम्यूनिटी मिलती है बेसिकली उनको। क्या मिलती है? लीगल इम्यूनिटी। मतलब आप जब तक ऑफिस में हो आपको कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता भाई। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपनी डिप्लोमेटिक पावर्स में। डिप्लोमेटिक पावर्स में, अब डिप्लोमेटिक पावर्स का क्या मतलब होता है? जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होते हैं ना और एग्रीमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होते हैं। ठीक है, जो डिप्लोमेट्स आते हैं हमारे दूसरे देशों में, एम्बेसडर्स, ठीक है, अभी जैसे कनाडा का सीन पड़ रखा था कि कनाडा में हमारे एम्बेसडर्स थे, उनको वापस बुला लिया गया या उन्होंने वापस भेज दिया, वट एवर इट इज़। ठीक है, तो वो एम्बेसडर प्रेसिडेंट ही भेजते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट चुन के भेजते हैं कि ये बंदा जाएगा। मिलिट्री पावर्स की अगर हम बात करें, मिलिट्री पावर्स की बात करें तो हमारे जो तीनों सर्विसेज होती हैं, तीनों डिफेंस फोर्सेस होती हैं, आर्मी भी, नेवी भी और एयरफोर्स होती हैं, उनके जो हेड होते हैं उनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ही करते हैं। अगर वॉर डिक्लेयर करनी हो या फिर पीस डिक्लेयर करनी हो, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ही वो डिक्लेयर करते हैं, हालांकि उसमें पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आ जाती है प्रेसिडेंट की एमरजेंसी पावर्स। एमरजेंसी पावर की बात करें तो प्रेसिडेंट 3 कंडीशंस में एमरजेंसी लगा सकते हैं। 3 कंडीशंस। अब क्या क्या कंडीशंस हैं वो? ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ इसमें प्रेसिडेंट अकेले कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उनको ज़रूरत होती है पार्लियामेंट की, कैबिनेट के, उसकी अप्रूवल की। ठीक है,
पहला आ जाता है आपका नेशनल एमरजेंसी, नेशनल एमरजेंसी, ये आ जाएगा आपका आर्टिकल 352 के अंडर। अब नेशनल एमरजेंसी का मतलब क्या है, मान लो वॉर जैसी कंडीशन हो जाए या फिर आपका एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, ठीक है, या फिर क्या हो जाए, आर्म्ड रेबेलियन हो जाए, आर्म्ड रेबेलियन, सॉरी RABELLION, आर्म्ड रेबेलियन हो जाए कंट्री के अंदर, ठीक है। अब ना इसमें भी समझने वाली बात होती है, वॉर का मतलब क्या होता है, जब दूसरी कंट्री डिक्लेयर कर दे कि वो हम पे अटैक कर रही है, ठीक है। एक्सटर्नल एग्रेशन क्या होता है, जब बॉर्डर एरिया पे कुछ हलचल एब्जॉर्ब हो रही हो कि नहीं, कोई लोग घुस रहे हैं या कुछ ऐसा दिक्कत आ जाए, ठीक है। उसके बाद आर्म रेबेलियन क्या होता है, जब अपने ही देश की पुलिस और आर्मी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाए तो वो आर्म रेबेलियन आ जाता है, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये थी, नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। दूसरी कंडीशन आ जाती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी का क्या मतलब है, ये हमारा आर्टिकल 356 आ जाएगा। मान लो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है ना देश में, वही फेल हो गई है स्टेट्स में, मतलब बेसिकली कोई ऐसा स्टेट था, ठीक है, जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, जैसे उनको स्टेट डायरेक्शन दे रही है वैसे काम नहीं कर रही वो, ठीक है, अपनी मर्जी चला रही है। इसको स्टेट एमरजेंसी भी बोलते हैं, या फिर इसको आपका प्रेसिडेंट्स रूल भी बोलते हैं, रूल भी बोलते हैं। जो ये होती है ना आपकी कॉन्स्टिट्यूशन एमरजेंसी, ऐसा पूछा जाता है बेसिकली कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी है ना किसी एक छोटे से एरिया पे लग सकती है, ठीक है, या पूरी स्टेट में ही लगेगी, तो नहीं, ज़रूरी नहीं है, छोटे से एरिया पे भी लग सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई बड़े मतलब पूरी स्टेट में ही लगानी है, नहीं, जहाँ पे दिक्कत है बस वहाँ पे भी लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपकी नेशनल इमरजेंसी है, इसका भी यही सीन है, ठीक है। कोई छोटा सा एरिया है उस पर भी ये लग सकती है नेशनल इमरजेंसी। और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी स्टेट पे लगेगी जब स्टेट सेंटर के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्या है, आर्टिकल 60 है इसका, 360। अगर मान लो देश में पैसों की कमी हो जाए, आपका जो क्रेडिट स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है वो कम हो जाए, उस कंडीशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। और अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, ठीक है, तो फिर होता क्या है कि आपकी जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, उनकी सैलरी भी कट हो सकती है, ठीक है। जो एक चीज़ समझने वाली है, देखो नेशनल इमरजेंसी है जो, वो कहीं पे भी लग सकती है आपकी, थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी, जो आपका छोटा सा स्टेट, छोटा सा पार्ट किसी उसका, वहाँ पे भी लग सकती है, छोटे से डिस्ट्रिक्ट में भी लग सकती है। इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब पता ही होगा आपको कि 2/3 मेंबर्स क्या करें, हाँ करें, तभी लग सकती है ये, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें स्टेट एमरजेंसी की, तो स्टेट एमरजेंसी दो कंडीशंस में लग सकती है। 356 आर्टिकल है इसका, इस वाले की बात कर रही हूँ मैं, 356 आर्टिकल है इसका, और 365 आर्टिकल है इसका। 356 आर्टिकल के अंदर जब कोई स्टेट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नाम काम ना करे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट नहीं चल रही, तब लगती है। अगर बात करें हम 365 की, अगर सेंटर के अकॉर्डिंग काम ना करें तब लगती है कौन सी, 365 के अंतर्गत स्टेट इमरजेंसी। 2 मंथ के अंदर जो बिल, इसमें सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है, 50% + 1, मतलब अगर हाउस में 200 मेंबर हैं तो 200 का 50% कितना हो जाएगा, 100 + 1, मतलब 101 मेंबर अगर हाँ कर दें तो आपकी लग सकती है कौन सी इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी लग सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो प्रेसिडेंट ना क्या बोलते, कौन सी इमरजेंसी थी, नेशनल इमरजेंसी लगाना चाहे, तो पार्लियामेंट को 1 मंथ के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास करके देना होता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के लिए 2 मंथ के अंदर बिल पास करके देना होता है पार्लियामेंट को, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो इसमें भी 2 मंथ का टाइम होता है, और 2 मंथ का ही टाइम होता है। और दूसरी चीज़ सिंपल मेजॉरिटी होती है इसमें भी,
सिंपल मेजॉरिटी। इसमें आपके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उनकी सैलरी कट हो सकती है। अब ये तो हो गया प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, थोड़ा सा रह गया, बस पढ़ ही लेते हैं वो भी। फर्स्ट एमरजेंसी को कब डिक्लेयर किया गया था? फर्स्ट एमरजेंसी आपकी लगी थी 1962 में। किस वजह से? चाइनीज़ अटैक हुआ था, मतलब बेसिकली हमारे बॉर्डर एरिया पे चाइना वालों ने थोड़ा अटैक कर दिया था, ठीक है। सेकेंड एमरजेंसी कब लगी आपकी? 1971 में। क्यों? इंडो पाक वॉर हुई थी, ठीक है। और थर्ड एमरजेंसी लगी थी आपकी 1975 में। 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गई थी, ठीक है। तो फर्स्ट 1962 चाइनीज़ वॉर की वजह से, 1971 में सेकेंड इंडो पाक वॉर की वजह से, और 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस ठीक की वजह से एमरजेंसी लगी गई थी। अब अगर हम प्रेसिडेंट की पोजीशन के बारे में बात करें, ठीक है, तो जो इंडिया है ना, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल हेड है। नॉमिनल मतलब नाम से क्लियर है ना कि नाम का हेड है, तो नाम के हेड को, ठीक है। और जो हमारे क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो प्राइम मिनिस्टर एंड जो हमारी कैबिनेट है वो हमारी रियल हेड होती है, ठीक है। तो बस इतना ही था इसमें। और उसके बाद आपके थोड़ा प्रेसिडेंट के नाम वगैरह आ जाते हैं ना, ऑर्डर में याद करने के लिए कि कैसे याद करें, तो उसके लिए भी थोड़ी सी ट्रिक है, देख लेते हैं वो भी। पहला याद क्या रखना है कि राजा कृष्ण की तरह, कृष्ण की तरह, ठीक है, हुस्न वाला, हुस्न वाला हो या ना हो, ठीक है, गर्ल की रिस्पेक्ट करे और दया करे। क्या करे? गर्ल की रिस्पेक्ट करे और दया करे, ठीक है। दया किस किस की करनी है? गर्ल की भी करनी है और मर्द की भी करनी है, ठीक है। जात के नाम पे, जात के नाम पे लड़ने के लिए, जात के नाम पे रेडी ना हो जाए। किस लिए रेडी ना हो जाए? जेल में डालने को, ठीक है। जात के नाम पे रेडी ना हो जाए जेल में डालने को। जो राम भगवान थे ना, राम, राम की तरह क्या हो? पंडित हो, राम की तरह पंडित हो। और नारायण, नारायण को सलाम करके, नारायण, नारायण को क्या करना है? सलाम करना है। नारायण को सलाम करके अपनी प्रतिभा, अपनी प्रतिभा दिखाए, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लो, हमने क्या बोला कि राजा कृष्ण की तरह हुस्न वाला हो या ना हो, ठीक है, गर्ल्स की दया करे और दया करे किसकी? गर्ल्स की भी और मर्द की भी। जाति के नाम पे रेडी ना हो जाए, किस लिए? जेल में डालने के लिए। जो राम भगवान थे ना, राम की तरह पंडित होना चाहिए और नारायण को सलाम करके अपनी प्रतिभा शुरू करे, ठीक है। बस ये याद रख लो, अभी तक के सारे प्रेजेंट याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राजा से हमारे कौन आ जाएंगे? हमारे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। कृष्ण से आ जाएंगे हमारे राधा कृष्णन। उसके बाद हुस्न से आ जाएंगे हमारे जाकिर हुसैन। और गर्ल से आ जाएंगे हमारे गिरी, गिरी जी थे जो। दया से आ जाएंगे हमारे हिदायत, हिदायत उल ला, ठीक है। गर्ल से आ जाएंगे हमारे फिर से वीवी गिरी जी। मर्द, मर्द से आ जाएंगे हमारे अहमद, अली अहमद जी थे जो। जात, जात से आ जाएंगे हमारे जट्टी, बीडी जट्टी थे। उसके बाद रेडी, रेडी से आ जाएंगे हमारे संजीवा, संजीवा रेडी। जेल से हो जाएंगे हमारे ज्ञानी जैल सिंह। राम से हो जाएंगे हमारे वेंकटा रामन। पंडित, पंडित मतलब शर्मा, तो एस टी शर्मा। नारायण से आ जाएंगे हमारे के आर नारायण। नारायण से के आर नारायण। सलाम, सलाम से आ जाएंगे हमारे ए पी जे अब्दुल कलाम।
और प्रतिभा से आ जाएंगे हमारी प्रतिभा पाटिल। ठीक है, ये 2012 तक के हैं, 2012 तक के हैं। उसके बाद के तो फिर याद ही होंगे ना, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद जी आ जाते हैं और लास्ट में हमारे द्रौपदी मुर्मू जी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थी याद करने वाली चीज़ें। यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है ख़त्म। थैंक यू।